Hi everyone and welcome to English Literature Hub. Today we are going to learn more about English Literature MCQs. Till now we have covered 6 videos and in these 6 videos we have covered 101 MCQs out of 8000 MCQs. If this is the first time you are visiting our channel, make sure to subscribe so that you don't miss any new video we upload here. Now let's begin. The question number 102 is which of the following is or written by Charles Darwin? And we have options, and the first option is option A, The Voyage of the Beagle, option B, The Origin of the Species, option C, The Descent of Man, the option D is all these three, and the right answer for this question is all these three, option D. Let's explain. The Voyage of the Beagle ये लिखा था चार्ल्स डार्विन ने और ये 1839 में पब्लिश हुआ। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में पब्लिश हुआ और द डिसेंट ऑफ मैन 1871 में पब्लिश हुआ। तो ये तीनों जो है चार्ल्स डार्विन के काम है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। और चार्ल्स डार्विन के बारे में बताता चलो कि 12 फरवरी 1809 को पैदा हुए थे और 9 अप्रैल 1882 को वफात पा गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 103, पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इट मस्ट आंसर द क्वेश्चन इज to how to live. Who is the exponent of this view? And we have options. Option A, John Ruskin, option B, R.L. Stevenson, option C, Matthew Arnold, option D, none of these, and the right answer for this question is option C, Matthew Arnold. Matthew Arnold एक विक्टोरियन पीरियड से ताल्लुक रखने वाले ऑथर थे और इन्होंने ये जो लाइंस है ये इसके द स्टडी ऑफ पोइट्री से लिए गए हैं। मैथ्यू आर्नल्ड 24 दिसंबर 1822 को पैदा हुए और 15 अप्रैल 1888 को वफात पा गए थे। क्वेश्चन नंबर 104, द टॉम्ब bore the name of Tom and Maggie Tolliver and below the names it was written and this death they were not divided. We have options. First option is The Mill on the Floss, option B is Wuthering Heights, option C is Jude the Obscure, and option D Tom Jones. और राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, द मिल ऑन द फ्लॉस। द मिल ऑन द फ्लॉस जॉर्ज एलियट का नावल है, जॉर्ज एलियट, और इसका जो थीम है वो लॉस ऑफ इनोसेंस है, क्योंकि इसमें मैगी को हम देखते हैं कि वो अपने इनोसेंस को बेचती है। और ये जो अल्फाज है कि the tomb bore the name of Tom and Maggie Tolliver and below the names it was written and this death they were not divided. तो टॉम और मैगी जो थे वो दोनों बहन भाई थे और इस नावल के अख्तिताम पे हम देख रहे होते हैं कि मैगी अपने भाई टॉम को बचाने के लिए जब फ्लड आ जाता है वो भाई के पास जाती है, भरपूर कोशिश करती है कि वो भाई को बचा दे, लेकिन जो सैलाब की बेरहम मौजें है वो दोनों को अपने लपेट में ले लेती है, लेकिन दोनों बहन भाई अपने बाहों में बाहर डालकर मौत को आगोश में ले लेते हैं और वो मौत को जो है वेलकम कर देते हैं इस तरह। तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि दोनों बहन भाइयों में जो प्यार था वो इतना था कि डेथ भी उनको अलहदा नहीं कर सका और उनके मज़ार पे उनपे के जो कब्र पे ये अल्फाज लिखे गए थे। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द मिल ऑन द फ्लॉस विच इज रिटन बाय जॉर्ज एलियट। और जॉर्ज एलियट ने ये जो नावल है इनको 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है Arnold mourns the untimely death of N. Tiresias and Elegy. Elegy कहते हैं मर्सिया को वो नज़म जिसमें किसी की मौत का मातम किया जाता है, सोग मनाया जाता है। तो जो मैथ्यू आर्नल्ड ने नज़म जो लिखी थी टायरेसियस जो एक एलेजी है, ये किस पे लिखी थी, किसके हवाले से, किसके मौत के हवाले से लिखी थी? एंड वी हैव ऑप्शन आर्थर ह्यूक्लफ, ऑप्शन बी आर्थर हैलम, ऑप्शन सी मिस्टर W.H. एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, आर्थर ह्यूक्लफ के हवाले से ये लिखी गई थी मैथ्यू आर्नल्ड की नज़म टायरेसियस जो एक एलेजी है। और ये आर्थर ह्यूक्लफ एक शायर थे जो कि मैथ्यू आर्नल्ड के दोस्त थे और जो कि नवंबर 1861 को 42 साल की उम्र में वफात पा गए थे और जिसकी मौत के सोग में
मैथ्यू आर्नल्ड ने तायरेसियस नज़म लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 106, विच वर्जन ऑफ द बाइबल डिड विक्लिप मेक यूज फॉर द ट्रांसलेशन? विक्लिप ने कौन से वर्जन को ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल किया है? एंड वी हैव ऑप्शंस, ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी लैटिन। तो विक्लिप ने जो बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए जो वर्जन इस्तेमाल किया था वो था लैटिन का। क्वेश्चन नंबर 107, मैथ्यू फ्रायर स्टोरी ऑफ द कंट्री माउस एज अ पैरोडी ऑफ ड्राइडन्स। पैरोडी कहते हैं किसी के स्टाइल का, किसी राइटर के या किसी फनकार के खास जो काम है उसका के स्टाइल का और उसके जो जेनरा है उसका नकल करना। तो जो मैथ्यू फ्रायर्स की जो स्टोरी है द कंट्री माउस, ये मैथ्यू आर्नल्ड की जो स्टोरी है आप द कंट्री माउस, ये ड्राइडन के किस काम की पैरोडी है? एंड वी हैव ऑप्शंस द हाइंड एंड द फैंथर, एंड ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी ऑल फॉर लव, एंड ऑप्शन डी the way of the world, and the right answer for this question is the hind and the panther। जो हाइड और पैंथर है इसकी पैरोडी की गई थी की गई है मैथ्यू फ्रायर ने स्टोरी ऑफ द कंट्री माउस में। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए द हाइड एंड द पैंथर। ड्राइडन की एक नज़म है जो 3 पार्ट्स में 1687 में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 108, a direct satire or a formal satire is one that has, डायरेक्ट सटायर किसे कहते हैं? एंड ऑप्शन 1 the writer who directly addresses the reader in the first person, ऑप्शन बी an adversaries whom the satiric voice addresses, whom, तो ये भी ऑप्शन बी भी ठीक है। ऑप्शन सी either A or B, and the right answer for this question is option C either A or B। Question number 109, a satire is one that use laughter as a weapon। फर्स्ट ऑप्शन ये है। ऑप्शन बी है is used as a corrective of human voice and fully, and option C ridicule the failing rather than the individual, and option D is all these three। तो सटायर इसी को कहते हैं कि यूज laughter as a weapon भी होता है उसके अंदर। उसके अलावा इट यूज्ड सटायर को जो है वो इंसान की बुरा जो गलतियां होती है, उनकी जो हमाकतें होती है उसको ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और तीसरा ये कि किसी इनफरादी को जो उनका मोरल होता है, जो गिरा हुआ होता है, उनके मजाक उड़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल दीज 3। क्वेश्चन नंबर 110, why did Long call prologue to the Canterbury Tales the prologue to modern fiction because of its, देखिए कैंटरबरी टेल्स को लॉन्ग ने, जो लॉन्ग है उसने मॉडर्न फिक्शन कहा है। मॉडर्न फिक्शन मतलब जदीद नावल कहा है। क्यों कहा है? वी हैव ऑप्शंस द लैक ऑफ पोएटिक क्वालिटी, क्योंकि इसके अंदर पोएटिक क्वालिटी नहीं है, क्योंकि नावल में तो पोएटिक क्वालिटी नहीं होती। तो पहला ऑप्शन ये है। ऑप्शन बी है नरेटिव यूनिटी, क्योंकि ये इसका जो बयानिया है वो एक अहम यूनिटी रखता है, वो अपने अंदर यूनिटी रखता है। ऑप्शन सी फॉर्मलेसनेस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी नरेटिव यूनिटी। लॉन्ग ने कैंटरबरी टेल्स को द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन इसलिए कहा था कि प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स अपने अंदर एक बयानिए की यगानियत रखता है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 111, शेले's A Defense of Poetry was written in response to, शेले ने जो अ डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा था वो किसके रिस्पॉन्स में लिखा था? एंड वी हैव ऑप्शन द 4 एजेस ऑफ पोइट्री ऑफ थॉमस लव फेकॉक, जो एक वर्क है, एक आर्टिकल था जो द 4 एजेस ऑफ पोइट्री ऑफ थॉमस लव फेकॉक। ऑप्शन ए ये है। ऑप्शन बी द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स ऑफ हेजलिट, इसके रिस्पॉन्स में लिखा था। ऑप्शन सी एन एफोलॉजी फॉर पोइट्री ऑफ सिडनी, इसके रिस्पॉन्स में लिखा था। और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए द 4 एजेस ऑफ पोइट्री ऑफ थॉमस लव फेकॉक। ये द 4 एजेस ऑफ पोइट्री जो है ये इसके डिफेंस में A Defense of Poetry is written by a great romantic poet and critic. The essay was written in response to his friend Thomas Love Fairfax's article, "The 4 Ages of Poetry," which had been written in 1820, while
A Defense of Poetry was written in 1821. The theme of this Shelley Defense of Poetry is that the poetry brings more moral good and imagination is the source of sympathy, compassion and love. So next question is 112. Arnold wrote, with him is born our real poetry. Who does him refer to? Arnold ने कहा था कि उसी के पैदाइश से हमारी जो हकीकी शायरी है वो पैदा हुई है और उसका इशारा किसकी तरफ है? एंड वी हैव ऑप्शन स्पेंसर की तरफ. ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन C Chaucer and option D Wordsworth, and the right answer for this question is option C Chaucer's. Question number 113. The authorized Bible was dedicated to, and we have option. First option है Jesus Christ, option B Charles the First, option C Charles the Second, Charles the Second, on option D है James the First, and option the right answer for this question is option D जेम्स द फर्स्ट. जो ऑथराइज्ड बाइबल था वो डेडिकेटेड था जेम्स द फर्स्ट था. जेम्स द फर्स्ट जो द किंग्स जेम्स और ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल रिमेन्स द मोस्ट वाइडली पब्लिश्ड टेक्स्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इट वाज द वर्क ऑफ अराउंड 50 स्कॉलर्स who were appointed in 1604 by King James I, and King James I का एरा जो है वो जेकोबियन एरा कहलाता है. 24 मार्च 1603 को वो किंग बने थे और 27 मार्च 1625 तक वो किंग रहे थे. और ये जो ऑथराइज्ड बाइबल था उस पे जो काम शुरू हुआ था वो 1604 में हुआ था और 1611 में ऑथराइज्ड बाइबल पे काम कंप्लीट हुआ था. नाउ क्वेश्चन नंबर 114, और 114 पे जो क्वेश्चन है वो है द बेगर्स ऑफ इरा was written by. बेगर्स ऑफ इरा किसने लिखा था? एंड वी हैव ऑप्शंस. मैथ्यू फ्रायर, द फर्स्ट ऑप्शन इज मैथ्यू फ्रायर, सेकंड ऑप्शन इज सैमुअल बटलर, ऑप्शन सी इज जॉन गे, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी जॉन गे. तो जो द बेगर्स ऑपेरा है ये एक बैलेड ऑपेरा है जो कि 3 एक्ट में लिखा गया था और 1728 को पब्लिश हुआ था और इसके लिखने वाले जॉन गे थे, जबकि इसकी म्यूजिक की अरेंज की थी जॉन क्रिस्टोफ ने. और ये एक प्ले है जो सेटराइज कर रहा है अपर क्लास को, और खास कर इसमें जो सेटायर किया गया है वो है रॉबर्ट वालफोन को सेटायर किया गया है. क्वेश्चन नंबर 115 अलेक्जेंडर पोप के हवाले से है. ऑगस्टिन्स एज के माने जाने शायर अलेक्जेंडर पोप के हवाले से है और क्वेश्चन ये है अलेक्जेंडर पोप वाज अनडिस्प्यूटेड मास्टर ऑफ, एंड वी हैव ऑप्शंस. द फर्स्ट ऑप्शन इज सॉन्ग ऑफ नेचर एंड सॉन्ग्स ऑफ नेचर, ऑप्शन बी ट्रेजेडी, ऑप्शन सी lyrical poetry, and option D satiric and didactic verse. And the right answer for this question is satiric and didactic verse. So the right answer is option D. क्योंकि जो अलेक्जेंडर पोप थे वो सेटायर के उन्होंने जो सेटायर किया था, खासकर उसका जो वर्क है रेप ऑफ द लॉक मुकम्मल तौर पे सेटायर है और उसने वो काम डेडिकेट भी किया हुआ है. तो अपने फ्रेंड के कहने पे वो रेप ऑफ द लॉक उसने लिखी थी. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. अगर उनके कामों में हम देख ले तो एसे ऑन क्रिटिसिज्म व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1711, एंड टू बी रिमेंबर दैट दिस क्वेश्चन इज most crucial that when was essay on criticism published. So the right answer for this question is 1711. Rape of the lock. Rape of the lock के हवाले से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं. तो रेप ऑफ द लॉक को जो है 24 साल की उम्र में जब अलेक्जेंडर पोप 24 साल की उम्र में थे तो वो पब्लिश्ड हुआ था. रेप ऑफ द लॉक 1712 को पब्लिश्ड हुआ था और इसका जो रिवाइज वर्जन है वो 1714 में पब्लिश्ड हुआ था. इसके अलावा वेंसर 1713 में, डंसियार्ड 1728 में पब्लिश्ड हुआ था. ऐसे ऑनमेन जो कि एक नज़म है ये 1733 और 34 में पब्लिश्ड हुआ था. क्वेश्चन नंबर 116, इन विच बुक डिड पेट्रार्क नीचे डिक्लेयर द गॉड इज डेड. कि किस पेट्रार्क नीचे के किस काम में उसने डिक्लेयर किया है कि द गॉड इज डेड. एंड वी हैव ऑप्शन द मॉडर्न ट्रेजेडी. फर्स्ट ऑप्शन है द मॉडर्न ट्रेजेडी, दूसरा ऑप्शन है द मिथ ऑफ सिसिफस, एंड ऑप्शन
C is thus spoke Zarathustra, and option D is none of these. And the right answer for this question is thus spoke Zarathustra. thus spoke Zarathustra जो है ये 1884 में पब्लिश्ड हुआ था। ये पेड्रोर्क नीत्शे का काम है जो 15 अक्टूबर 1844 को पैदा हुए थे और 25 अगस्त 1900 में वफात पा गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। व्हाट आर burnt Norton, aced cooker, the dry salvage and little gidding? ये चार क्या चीजें हैं? करेक्टर्स क्रिएटेड बाय टी.एस. एलियट, क्या किरदार है जो टी.एस. एलियट ने तख्लीक किए हैं? ऑप्शन बी नेम्स ऑफ प्लेसेस, जगहों के नाम है। ऑप्शन सी एलियट्स फोर क्वार्टेट्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एलियट्स फोर क्वार्टेट्स है ये, जो पहला क्वार्टेट्स है वो है ब्रंट नॉर्टन, दूसरा है ईस्ट कुकर, तीसरा है द ड्राई salvages and the fourth has little gidding. So the right answer is T.S. Eliot के ये जो है four quartets है is a set of four poems which was written by T.S. Eliot that were published over 6-year period. The first poem Burnt Norton was published with a collection of his early works in 1936 and all these were completed in 1942। तो 6 साल के अरसे में ये चार जो है फोर क्वार्टेट्स जो है मुकम्मल हुए थे। जो पहला था उसका वो ब्रंट नॉर्टन, वो 1936 में पब्लिश्ड हुआ। फिर ईस्ट कुकर, फिर उसके बाद ड्राई सॉल्वेजेस और फिर लिटिल गिडिंग। और नाउ क्वेश्चन नंबर 118। ऑरवेल्स 1984 अपीयर्ड इन। ऑरवेल्स का जो नावल है 1894 वो कब अपीयर हुआ था? 1984 में ही अपीयर हुआ। ऑप्शन बी 1948 में अपीयर हुआ। ऑप्शन सी 1949 में और ऑप्शन डी 1947 में। तो मैं आपको बताता चलूं इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1949 में। ऑरवेल्स का जो काम है 1984 वो पब्लिश्ड हुआ। मजीद आपको 1984 के इस नावल के हवाले से बताता चलूं कि ये डिस्टोपियन सोशल साइंस फिक्शन है और इसको जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। और जॉर्ज ऑरवेल जिसका सही नाम एरिक आर्थर ब्लेयर है, जबकि ये पिन नाम है जॉर्ज ऑरवेल पिन नाम है, उसका सही नाम आपको मैंने बता दिया एरिक आर्थर ब्लेयर है। और आप ये जो वर्क है ये बैंड भी हुआ था, किस लिए? फॉर इट्स सोशल एंड पॉलिटिकल थीम एज वेल एज फॉर सेक्सुअल कंटेंट नोन। और इसको जॉर्ज ऑरवेल के 1984 को बिग ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 119। द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज यूज्ड बाय इन हिज प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एक वर्क है 1890 में पब्लिश्ड हुआ था। इसी के अंदर जो सबसे पहले जो इस लफ्ज इस्तेमाल हुआ था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये एक नैरेटिव टेक्निक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक इंटीरियर मोनोलॉग को रिप्रेजेंट करता है और इसकी बेहतरीन मिसाल जो है जेम्स जॉयस का नावल अल्सेस है। इसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ का जो नावल है टू द लाइट हाउस वो भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की एक मिसाल है। एंड वी हैव ऑप्शन सेगमेंट फ्रीड, ऑप्शन बी William James and option C C.G. Young and option D James Joyce। and the right option for this question is William James। option B है क्योंकि उन्होंने ही अपने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले जो प्रेज है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसका इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 120। द न्यू क्रिटिक्स वर इन प्रेज फॉर द मेटाफिजिकल पोएट्री। न्यू क्रिटिक्स जो थे वो मेटाफिजिकल पोएट्री की तारीफ करते थे। क्या ये ठीक है या ठीक नहीं है? एंड वी हैव ऑप्शन में भी शायद करते थे, बी यस, ऑप्शन सी नो एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी यस।
Question number 121. Who is the author of Memoirs of Life of Sir Walter Scott? And we have option John Gay Lockhart, option B Henry Hallam, option C William Gobbett, and option D none of these. And the right answer for this question is option A जॉन जे लॉकॉर्ट। तो जॉन जी लॉकॉर्ट है वो एक स्कॉटिश राइटर है जो कि 14 जुलाई 1794 को पैदा हुए थे और 25 नवंबर 1854 को वफात पा गए थे। क्वेश्चन नंबर 122. The figure of speech synesthesia is, synesthesia क्या है? The experience of two or more modes of sensation when only one sense is being stimulated. Option B, the description of one kind of sensation in terms of another, and option D, sense transference or sense analogy, and option D, all these three. And the right answer for this question is all these three. एक होता है एनेस्थीजिया और एक होता है सिनेस्थीजिया। एनेस्थीजिया वो होता है जिसके अंदर हमारा कोई भी जो हिस्स है वो काम नहीं करता, यानी बेहोश एनेस्थीजिया। और सिनेस्थीजिया वो होता है जिसके अंदर जब हम कोई एक चीज, हमारा एक हिस्स काम कर रहा होता है तो वो बाकियों को भी स्टिम्युलेट कर देता है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल दीज थ्री। अब मजीद क्वेश्चन नंबर 123. When was the reform bill passed? Option first, option 1832, option B 1834, option C 1831, and the last option is 1830. The right answer for this question is option A 1832. Reforms bill के बारे में आपको बताता चलूं कि the reforms bill were a series of proposal to reform in British Parliament. वोट के हवाले से, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिफॉर्म के हवाले से जो है ये एक बिल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइफ ऑफ स्कॉट वाज रिटन बाय। द लाइफ ऑफ स्कॉट वाज रिटन बाय, वी हैव ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज मोर, ऑप्शन बी इज लॉकरेट, एंड ऑप्शन डी सी इज बॉसवेल, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। Option B, the life of Scott was written by Lockhart. Question number 125. According to Arnold, what is lacking in Chaucer's? Arnold के मुताबिक Chaucer's में किस चीज की कमी है? Good language, उसके काम में लैंग्वेज की कमी है। हाई सीरियसनेस, उसके अंदर संजीदगी नहीं है। द टच स्टोन नहीं है। द लिरिकल क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर लिरिक क्वालिटी नहीं है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, हाई seriousness, according to Arnold. And last question for today is what is Threnody? What is Threnody? And we have options: victory song, option B marriage song, and option C song at the death, and option D song at birth of son. यानी ऑप्शन ए विक्ट्री सॉन्ग, फातिहाना, मैरिज सॉन्ग शादी पे जो गाया जाता है, ऑप्शन सी किसी के मौत पे जब गाना गाया जाता है, और ऑप्शन डी किसी के पैदाइश पे जब गाना गाया जाता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन ए जब किसी की डेथ यानी एलएजी की तरह ही थ्रेनेडी होती है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। इसी उम्मीद के साथ कि जहाँ रहेंगे खुश खुर्रम रहेंगे, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंग्लिश लिटरेचर के MCQs से फ़ायदा उठाते रहे और इंग्लिश लिटरेचर को मज़ीद एंजॉय करते रहे। टेल देम बाय बाय।